हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रामसर कन्वेंशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन देखते हैं क्या क्या है। देखिए, जैव विविधता जो है जल और थल दोनों पे पाया जाता है। जल में भी जलीय जीव बहुत सारे होते हैं और स्थल में भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, तो विविधता जो है पाई जाती है दोनों में ही। ठीक है, एक चीज होती है आर्द्र भूमि, जो कड़ी होती है जल और थल के बीच का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जल वाले भी जीव मिल जाते हैं और स्थल वाले भी जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो है संग्रहागार होता है, बहुत बड़ा भंडारण होता है। भंडारण ना कह के संग्रहागार कहेंगे, किसकी? जो हमारी डाइवर्सिटी होती है जल और थल दोनों तरह के जीवों की। ठीक है, आर्द्र भूमि क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्षेत्र है। आर्द्र भूमि जो है वो पृथ्वी में पानी के सोखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं। ठीक है, पानी को सोख लेते हैं और पानी को छान देते हैं। ठीक है, ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोषक जो पदार्थ हैं उनको जो है क्या कर देते हैं, उनकी मात्रा को रिड्यूस कर देते हैं, तलछटों को हटाकर, और जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियां पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोक देती हैं। ठीक है, तो एक मतलब है एक तरीके का ये प्यूरिफायर है। ठीक है, आपके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपने में सोख लेंगे और नदी में और समुद्र में जाने से उसको रोक लेती हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है रामसर कन्वेंशन संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित है। कहाँ पे है? ईरान में अवस्थित है, नगर है। और 2 फरवरी 1971, ये डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में यह यहाँ पे बैठक हुई थी और इसके बाद कन्वेंशन की नींव पड़ी। 1975 में पूर्णतः जो है क्रियान्वित हो गया। तो दोनों डेट याद रखनी है। कन्वेंशन की बैठक 2 फरवरी 1971 में हुई और पूर्णतः ये क्रियान्वित हुआ 1975 में। रामसर में हुई बैठक के कारण ही से रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2388 है। याद रखिएगा, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जो संख्या है वो 2388 है। और रामसर कन्वेंशन के जो है तहत एक अच्छा मतलब एक बड़ा एरिया जो है कवर करता है। ठीक है, अब देखिए यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक, अब ये एग्जाम में आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो आपका वेटलैंड्स है सबसे ज़्यादा कहाँ की कंट्रीज़ का है। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा 175 स्थल हैं। ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 175 स्थल रामसर सूची में शामिल है। इसके बाद मैक्सिको है, तो मैक्सिको में 142 है। ठीक है, मैक्सिको का 142 है, 142। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूके में है, उसके बाद जो है मैक्सिको में 142। ठीक है, यूके मैक्सिको सब मैप अपने माइंड में आप रख लीजिएगा। रामसर सचिवालय का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो रामसर जो है ईरान में है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में जो है आपका हस्तांतरित आर्द्र भूमियों पर राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में 2 फरवरी को हर साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2018 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, धारणीय शहरी विकास हेतु आर्द्र भूमियां। ठीक है, 2019 में अगर हम देखें तो 2019 की जो थीम है वो है आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। क्या है? आर्द्र भूमि, वेटलैंड एंड जलवायु, क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। और 2020 की अगर थीम देखें तो 2020 में थीम है आर्द्र भूमि और जैव विविधता। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अभी एग्जाम में कैसे था कि आरओ के पेपर में कई ईयर्स का जो है लगा के दे दिया था आपको, 3-4 साल पहले का। तो आपको ये याद रखना है कि 2020 का जो है वह आर्द्र भूमि और जैव विविधता, यहाँ बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके एक साल पहले जैसे 19 में जो है वेटलैंड और क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी और 2018 में वेटलैंड एंड सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर की बात की। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमने वर्ल्ड में देखा सबसे ज़्यादा यूके में है। ठीक है, फिर मैक्सिको में है, लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र है वो गुजरात के अंतर्गत है, और जबकि आंध्र प्रदेश जो है का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब देखिए रामसर सूची जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पे है? गुजरात में है, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
अगर ये रामसर सूची की बात करें तो भारत के 37 कितने, भारत के 37 स्थल रामसर में है। ठीक है, 37 स्थल जो है रामसर में है, याद रखिएगा, भारत के 37 स्थल 37 स्थल रामसर में है। भारत में स्थित रामसर में कुल 37 जो है स्थल हैं। और एक बार हम एक नज़र में देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये जो है आपका अष्टामुड़ी आर्द्रभूमि भी जो है वो केरल में है। ठीक है, अष्टामुड़ी आर्द्रभूमि 2002 में शामिल किया गया। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है 2002 में उड़ीसा में है। ये भोज आर्द्रभूमि जो है ये मध्य प्रदेश में है 2002 में ही। चंद्रताल आर्द्रभूमि 2005 में हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, 1981 में शामिल किया गया था। दीपोर बील जो है 2002 में आसाम में है। पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि जो है वेस्ट बंगाल में 2002 में है। हरिके झील जो है वो 1990 में पंजाब में है। हरिके आर्द्रभूमि ये आपका 2005 में जम्मू कश्मीर में। और कांजली ये 2002 में पंजाब में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ये राजस्थान में है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में 2002 में। लोकटक झील 1990 में मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में है। लोकटक झील से बहुत सारी चीजें और याद आई होंगी आपको। ठीक है, फिर है नल सरोवर, ठीक है, वो गुजरात में है 2012 में। पॉइंट कैलमियर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य ये जो है आपका तमिलनाडु में है, ये भी 2002 में। और पोंग बांध झील ये 2002 में हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्रभूमि जो है ये आपका 2005 में हिमाचल प्रदेश में। रोपड़ आपका 2002 में रोपड़ आपका पंजाब में है। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैच कराने के लिए पूरे चांसेस से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है 2005 में। सांभर झील 1990 में राजस्थान में। सास्थम कोटा झील जो है आपका केरल में 2002 में। सुंदरबन आर्द्रभूमि ये जो है न्यूएस्ट है। सुंदरबन आर्द्रभूमि 2019 में। ठीक है, सुंदरबन जो आर्द्रभूमि है 2019 में शामिल किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। सुनरिसर, ठीक है, सुनरिसर मानसर झील ये जम्मू कश्मीर में 2005 में। सो मोरिरी ये 2002 में जम्मू कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नदी 2005 में यूपी में है। ठीक है, वेमनाथ कोल आर्द्रभूमि ये 2002 में केरल में है। बूलर झील जो है 1990 में जम्मू और कश्मीर में। और केशोपुरी मियानी ये पंजाब में है 19 में। ठीक है, फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में पंजाब में है। नांगल जो वन्यजीव अभयारण्य है 2019 में पंजाब में है। नंदूर मंदमेश्वर ये 19 में महाराष्ट्र में है। और नवाबगंज पक्षी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी भी जो है 2019 में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है 2019 में शामिल किया गया, ये यूपी में है। पर्वतीय अरंगा अभयारण्य भी 19 में जो है यूपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है नवाबगंज पर्वतीय अरंगा। सरसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी यूपी में है 2019 में। और सरसई नावर झील ये भी यूपी में है 2019 में। सांडी पक्षी अभयारण्य ये भी 19 में जो है यूपी में है। और समान पक्षी अभयारण्य ये भी 19 में ही यूपी में। तो यूपी में कौन कौन से स्थल, यूपी में 1 2 3 4 5 6 स्थल जो है आर्द्रभूमि में शामिल किए गए हैं रामसर कन्वेंशन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और अभी इसको हम जब यूपी वाला कुछ दिन में कवर करने वाले हैं तो उसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे, तो इसलिए आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, यूपी वाला हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये एक नज़र में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर एग्जाम में मैच कराने के लिए आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा महारत नहीं हासिल करनी है, लेकिन हाँ आपको अगर आइडिया रहेगा तो आप मैच आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, ठीक है, उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन जो भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण आर्द्रभूमि से पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और या हो रहा है या होने की संभावना है। देखिए मॉन्ट्रियल जो रिकॉर्ड है ये भी आर्द्रभूमियों से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से संबंधित है। मतलब जहाँ पे आर्द्रभूमि है जिनका जो है नेचर जो है परिवर्तित हो रहा है वो आर्द्रभूमि में रजिस्टर्ड है, जिनका ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो चुका है या डिस्टर्बेंस होने की कोई संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें आपका मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए 2012 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों की जो आपका क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र आता है, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा देखा हमने। अब नेक्स्ट हमारा है प्रश्न कोश। ठीक है, तो देखिए रामसर कन्वेंशन संरक्षण से संबंधित है क्या? नम भूमि के लिए, आर्द्रभूमि के लिए। ठीक है, तो देखिए रामसर आर्द्रभूमियों का सम्मेलन है, ये 2 फरवरी 1971 में इसकी बैठक हुई थी और ये कन्वेंशन की जो है इसकी न्यू 1975 में पड़ी थी। रामसर में हुआ था इसलिए रामसर कन्वेंशन के नाम से। कहाँ पे रामसर? ईरान में है। वेटलैंड डे कब मनाया था? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 में ये रामसर कन्वेंशन में मीटिंग हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है,
2020 में जो आपका थीम है वो है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्रभूमि और जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि है? कहाँ पे है? तो भारत में गुजरात में है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, चिल्का, लोकटक, केवलादेव और वूलर। ठीक है, वूलर को भी प्राप्त है, चिल्का को भी प्राप्त है, केवला को भी प्राप्त है, लोकटक और वूलर सारे को जो है रामसर का कन्वेंशन का दर्जा प्राप्त है। देखिए रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची होती है। इसमें 37 स्थल भारत से शामिल है। कितना? 37 स्थल भारत से शामिल है। चिल्का उड़ीसा में है, वूलर आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। केवलादेव आपका जो है उद्यान, केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। लोकटक जो है मणिपुर में है। इन सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, कोई एक रहेगा जो नहीं है, ठीक है। देखिए अब कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है? देखिए ये सुंदरबन आता है, अभी अब आपने देखा 2019 में, और फिर जो है आपका भोज आर्द्र स्थल एमपी का, लेकिन कृष्णा और गोदावरी डेल्टा ये नहीं आता है, ठीक है। देखिए 30 जनवरी 2019 को सुंदरबन आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया, और सुंदरबन और भोज दोनों ही रामसर की आर्द्र स्थल की सूची में है। अब नेक्स्ट हमारा है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब ये होता है कि मानव ह्यूमन इंटरफियरेंस अगर किसी आर्द्रभूमि में हो रहा है, उसकी पारिस्थितिक स्वरूप का परिवर्तन हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, तो उसको हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल करते हैं, ठीक है। देखिए जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है वो उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमियों की परिस्थितिकी में परिवर्तन हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, तो उसको हम मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो देखिए ये जो है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण करते हैं, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सब सही है, ठीक है। आर्द्रभूमि जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच क्षेत्र है। आर्द्रभूमि प्रकृति में खारे पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थ की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमि में मौजूदा तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेते हैं और सीधे नदी में जाने से रोक देते हैं, ठीक है। भारत की आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा है? देखिए आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के भौगोलिक क्षेत्र अधिक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें है 2012 में भारत में आर्द्रभूमियों कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक जो भाग है वो 69.22% है, ठीक है। आंतरिक जो स्थल है वो 69.22% जो है आर्द्रभूमि है, लेकिन अगर हम तटीय में चले जाएं तो तटीय में सिर्फ 27.13 है। शेष जो है 3.64 जो है वो सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं, और गुजरात जो है सबसे ज्यादा जो है आर्द्रभूमि यहीं पे है। नेक्स्ट हमारा है, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भारत में के राज्य क्षेत्रों में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर कन्वेंशन की स्तुतियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र तथा जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया। तो ये तीन आपका तीसरा सही है, ठीक है। तीसरा सही, और क्यों सही है देख लेते हैं। देखिए आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए आप जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन ईरान में जो है ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, और 1975 में इसको जो है प्रभावी भी हो गया था, ठीक है। अब देखिए रामसर साइट को संरक्षित रखना देश का उत्तरदायित्व है, यद्यपि देश की सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में यह आदेशात्मक नहीं है। उत्तरदायित्व है देश को कि देश को जो है इसको संरक्षित रखना चाहिए, लेकिन जितनी भी आर्द्र भूमि है उनके लिए जो है ये बाध्य नहीं है कोई। इसमें किसी पक्षकार देश या उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में जहाँ तक संभव हो सके उनके विवेक की बात, यदि अपने विवेक को लगा कि कितना जो है वो संरक्षित कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। एक, भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली के स्थापना के लिए
पहला कदम जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, कौन सा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित जो है हमने मार्क कर लिया है, उस जो आर्द्रभूमि है उनके अपकर्षण और रोकथाम और उनके संरक्षण को संबंधित करने के साथ एक ऐसी भूमियों की राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात की गई है, ठीक है। इस नीति प्रस्ताव के अनुसरण में बहुविषयक विशेष समूह का गठन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा है। और थर्ड हमारा जो सही है, थर्ड में क्या है कि आर्द्रभूमि जो है संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्रभूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले, ठीक है, जो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं वैसे क्षेत्रों या अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरियाज हैं या फिर कैचमेंट रीजन है या फिर अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किए जाए, जो भी शामिल किया गया है, ये हमारा कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है विभिन्न अधिनियम और करार। ऊपर वाला क्वेश्चन सही समझ में आया ना, क्योंकि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करें, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर में देखिए ये है तीसरा ऑप्शन जो है आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्द्रभूमियों के प्रवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं। सिर्फ आर्द्रभूमि नहीं, आर्द्रभूमि जहाँ पे प्रवाहित हो रही है, जितना जल ग्रहण क्षेत्र है उनका, उसमें भी सम्मिलित किया जाता है नियम 2010 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ये कह रहा है और ये सही बात है, ये जो है इसलिए इसको हमने करेक्ट माना है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो है विभिन्न अधिनियम एवं करार, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।